हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 यदि मैथ की बात करें तो चैप्टर 2 तक ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड है। ये जो चैप्टर 3 है, जिस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, इस चैप्टर में बच्चों आपका आज इंट्रोडक्शन होने वाला है पूरा मैट्रिक्स का बेसिक पूरा जानकारी कि वास्तविक रूप से आव्यूह किसे कहते हैं, या हम यदि आव्यूह के प्रकार की बात करें तो ये सब कुछ हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि यदि आपको बेहतर स्कोर करना है तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज लेक्चर देखने होंगे। जैसे ये आपका अध्याय जो 3 चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में आपको बेसिक पृष्ठभूमि तैयार करना है और इस लेक्चर को आपको मिस भी नहीं करना है। यदि आप आ गए हैं तो पूरा विधिवत देखें। किसी भी चैप्टर में जो पहला वीडियो होता है या प्रश्नावली स्टार्ट होने के पहला जो वीडियो हम देते हैं आप लोगों को, उसमें पूरा बेस रहता है उस प्रश्नावली का। इसलिए बच्चों आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि ब्रिटिश गणितज्ञ आर्थर केले ने सर्वप्रथम आव्यूह की अवधारणा की प्रस्तुत की। यदि कोई पूछ दे कि आव्यूह अवधारणा की प्रस्तुत सर्वप्रथम किसने किया था बच्चा, तो आप लोग बताओगे आर्थर केले ने। किसने? आर्थर केले। इसके बाद महान भौतिकविद हाइजेनबर्ग ने भी आव्यूह की व्याख्या की, मैट्रिक्स की व्याख्या की। अच्छा, मैट्रिक्स है क्या? एक प्रकार से तो आपके पास बहुत सारे आंकड़े हैं, आपके पास बहुत सारे आंकड़े हैं, उनको सुव्यवस्थित करने के लिए एक सारणी बना दी गई। मतलब एक पंक्ति और स्तंभ के रूप में उसे व्यवस्थित कर दिया गया और जिसका नाम दे दिया गया आव्यूह। और कुछ है नहीं, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक ही कलर के 10 पेन हैं, ठीक है, फिर हमारा नीले कलर का भी 10 पेन है और कई सारे बच्चे हैं। अब इनको थोड़ा सा अरेंज करना बड़ा कठिन हो गया कि भाई साहब हमारे पास 3-4 कलर भी हैं और कई सारे बच्चे भी हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 बॉयज हैं, एक पहला बॉयज, ये दूसरा बॉयज और ये तीसरा बॉयज है ना। 3 बॉय हैं। किसी को ब्लू कलर भी मिल सकता है, किसी को ग्रीन कलर भी मिल सकता है पेन, किसी को येलो कलर भी मिल सकता है, इससे अधिक भी मिल सकता है। तो अब जैसे अरेंज करना इसको थोड़ा सा मैं एक बॉक्स के रूप में थोड़ा सा पहले मैं इसको समझा दूं, इसके बाद आपको सारणी ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। सॉरी, आव्यूह आपको ये सारणी आ जाएगा, इसका नाम हम आव्यूह दे दिए, वो भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे कहा गया कि पहला लड़का है उसको 3 ब्लू कलर को पेन मिला, ठीक है, दूसरा लड़का है इसको 1 ब्लू कलर का, और इसको जो तीसरा इसको 5 मिल गया। इसके पास ग्रीन कलर का पेन 0 है ही नहीं है, लेकिन इसके पास है 8 और इसके पास 3 है मात्र। अब येलो कलर की बात आ गई तो B1 के पास येलो कलर मात्र 1 ही पेन है और B2 के पास कुछ भी नहीं है, और आपका जो B3 है इसके पास भी कुछ भी नहीं है। कोई ज़रूर नहीं है कि पेन हो ही। अब देखो इसको कितना बढ़िया अरेंज कर दिया गया और इसको समझना भी बहुत आसान हो जाएगा कि पहला लड़का है, इसके पास 2 ब्लू कलर, 1 ग्रीन कलर और 1 आपका येलो कलर है। दूसरा लड़का इसके पास 1 ब्लू कलर का पेन और 8 ग्रीन कलर का पेन और येलो कलर का पेन नहीं है। तीसरा लड़का जो है इसके पास 5 जो है ब्लू है, ग्रीन 3 है, येलो बिल्कुल 0 है। तो इस प्रकार से आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए एक बेहतर रूप से एक रचना कर दी गई, अदिश राशियों को मिला करके एक रचना कर दी गई और इस रचना को ही हमने आव्यूह का नाम दे दिया गया है ना। और आव्यूह को हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कुछ जगह आपको मिल जाएगा एक छोटे ब्रैकेट और कुछ जगह मिल जाएगा दोहरे दंड। दोहरे दंड का मतलब इधर आपका डबल और इधर आपका डबल, ये आपका हो जाएगा दोहरे दंड, ठीक है। कोई चीज़ें आप लोगों को यदि डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बच्चों। टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। अब हमने कहा कि विभिन्न आंकड़ों के मापदंड को एक सारणी के रूप में, एक पंक्ति या एक स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करके एक रचना कर दी गई, जिसे हमने आव्यूह कह दिया। और ये जो आव्यूह का निर्माण होता है अदिश राशियों से होता है। अदिश राशियों का मतलब क्या है? देखो जरा, यहाँ पर आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई दिशा और परिमाण वाला आपका अदिश राशि, की भैया अदिश राशि मतलब दिशाहीन, यानी दिशा की आवश्यकता ना हो किंतु परिमाण हो तो आपका अदिश कहलाता है। यहाँ पर आपका मैथ चल रहा है, ठीक है।
वे राशियां जो योग व्यवकलन, व्यवकलन मतलब घटाना होता है, योग मतलब जोड़ना, गुणन मतलब तो समझ ही गए होगे, एवं विभाजन के बीजगणितीय नियमों का पालन करती है, अदिश राशियां कहलाती है। किसे कहा जाता है अदिश राशि? वे राशियां जो योग, योग मतलब जोड़ना, व्यवकलन मतलब घटाना, गुणन मतलब गुणा करना, विभाजन के बीजगणितीय नियमों का पालन करें, अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों 2, 3 आयोटा के फॉर्म में हो सकता है आपका सम्मिश्र संख्या 2 धन 3i, 3i भी है, √3 है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी फॉर्म में हो, सब कुछ वो आपका अदिश राशि कहलाएगा। इन्हीं अदिश राशियों को हम एक आयताकार रचना दे दें, अदिश राशियों को मिलाकर एक आयताकार रचना दे दें तो हमारा बन जाता है एक आव्यूह, जिसे हमने बोला था लघु कोष्ठक, दोहरे दंड अथवा दीर्घ कोष्ठक के माध्यम से अंदर लिखा जाता है। यानी आव्यूह की रचना करते हैं जब, रचना ही है, बना करके सुव्यवस्थित लिख देना ना। हमारे पास कई सारे आंकड़े हैं अदिश राशियों के, जैसा आपको बहुत एक प्यारा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया भैया कि 3-4 लड़के हैं, उनके पास पेन हैं बहुत सारे। अब हम कैसे उसको व्यवस्थित करें, तो एक साइड लड़कों का नाम लिख दिया, एक साइड पेन का नाम, फिर बढ़िया व्यवस्थित कर दिया, तो हमारा एक आव्यूह निर्मित हो गया। अब आव्यूह को लिखा कैसे जाता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों। जैसे मैं एक आव्यूह की रचना कर रहा हूं, बेसिक रूप से मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि आव्यूह को मैं एक बड़े ब्रैकेट से दर्शा दिया, जितना भी मैं यहाँ पे आव्यूह दर्शाऊंगा इसी बड़े ब्रैकेट का ही प्रयोग करूंगा, ठीक है। और 2 कोष्ठक हैं, ये आगे आपको चलकर मिल जाएगा, लेकिन 12th क्लास में भाई लघु कोष्ठक दोहरे दंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसमें हम अवयव लिखेंगे, जैसे हम भैया इसको अवयव लिख दें, 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो इसमें ये आपका बच्चों क्या कहलाया, पंक्ति, एक पंक्ति हो गया। फिर मैंने कहा 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये आपका क्या कहलाया, ये भी दूसरा पंक्ति हो गया। 8 है, 9 है, 1 है, ये आपका तीसरा पंक्ति हो गया। यानी आपसे पूछा जाए इसमें पंक्ति कितने बच्चों, तो 3 पंक्ति हैं। इससे पंक्ति की परिभाषा बन गई, यानी हमारे आव्यूह में जो क्षैतिज खाना है, जो क्षैतिज खाना है बच्चों, क्षैतिज, ये क्षैतिज रेखा में स्थित ये जो अवयव होते हैं वो आपके पंक्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पंक्ति। इसके बाद बच्चों हम यदि आपसे कहते हैं कि ये मान लो ये आपकी पड़ी लाइन में यदि हम देखें, यानी एक सीधे क्षैतिज लाइन में देखें तो ये पंक्ति कहलाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, हम जैसे हमने पढ़ा 1, 2, 3, भाई ये पंक्ति में पढ़ दिया। अब यदि हम पढ़ना चाहें 1, 4, 8 तो इसको किस में पढ़ेंगे, स्तंभ में पढ़ेंगे, कॉलम जिसको बोलते हैं। क्या बच्चों, कॉलम। तो कॉलम यानी ये हमारा नीचे की ओर यदि हम इसको देखेंगे तो 3 नजर आएगा भाई कि 3 स्तंभ है, ये हमारा स्तंभ कहलाया। क्या कहलाया, स्तंभ। यानी ऊर्ध्वाधर में जो खाने हैं उनको हम स्तंभ नाम देते हैं। यदि कोई बोल दे कि पंक्ति किसे कहेंगे, जिसे रो बोलते हैं, ROW आपको देखने को मिलेगा, रो। कॉलम का COLUMN होता है बच्चों, ये कॉलम है। तो रो का मतलब ये होता है कि क्षैतिज रेखा की पंक्ति कहते हैं, यानी जो भी क्षैतिज में है उन रेखाओं को हम पंक्ति कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करेंगे उसे हम स्तंभ कहते हैं, या बच्चों कॉलम के नाम से जानते हैं। चीज़ें क्लियर है? तो आगे हम इसी की परिभाषा लिखे हैं कि क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहा जाता है। बेसिक पृष्ठभूमि है, बिल्कुल आप चिंतित ना हो। अब जैसे हम इस पूरे आव्यूह को हम किसी न किसी एक बड़े अक्षर से दर्शाना चाहे कि भाई ये एक, मान लीजिए कई सारे आव्यूह हैं तो ABC, तो हमेशा बड़े अक्षर से दर्शाएंगे। जैसे मान के चला कि ये आपका कैपिटल A है और इसमें बच्चों कई सारे अवयव हैं, तो जब भी हम संकेत के रूप में दर्शाएंगे आव्यूह को तो बड़े अक्षर के द्वारा, बड़े अंक के वर्णमाला, मतलब ABCDEFGHIJ, इनको वर्णमाला के क्रम में बड़े अक्षर से ही हम दर्शाएंगे। अंग्रेजी के जो वर्णमाला है ABCD, इनको ही हम बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। याद रखें, कुल मिला करके पूरा दुनिया भर का लपेटा नहीं भैया, इतना समझो कि जब भी आव्यूह को हम दर्शाएंगे तो बड़े अक्षर से दर्शाएंगे। चीज़ें क्लियर? चलो अब आपको M क्रॉस N के बारे में थोड़ा मैं आपको समझा दूं। मैंने कहा भाई साहब A है, हमारे पास एक अवयव है, वो अवयव नहीं, हमारे पास एक आव्यूह है। अब मैंने कहा कि इसमें 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है,
ये 3x3 मतलब m×n। m का मतलब बच्चों यहाँ पर आपका पंक्ति हो गया और n का मतलब हो गया आपका स्तंभ। m का मतलब आपका पंक्ति और n का मतलब हो जाता है स्तंभ। ध्यान रखिएगा कि m हमारा क्या है, पंक्ति है, और n क्या है, स्तंभ है। जैसे मैंने कहा कि ये पहला पंक्ति का है, 1 का है, ये पहला पंक्ति 1 का है, ये पहला पंक्ति 1 का है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये पहला पंक्ति नहीं, ये दूसरे पंक्ति का है, ये दूसरे पंक्ति का है, ये दूसरे पंक्ति का है। अब मैं कहा ये तीसरे पंक्ति का है, ये तीसरे पंक्ति का है, ये भी तीसरे पंक्ति का है। अब बड़ा कंफ्यूज हो जाओगी कि सर चलिए ठीक है, पंक्ति तो आपने दर्शा दी, अब कॉलम कैसे दर्शाएंगे? तो कॉलम दर्शाने के लिए ये आपका पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम का था, ये भी पहला कॉलम का था, ये भी पहला कॉलम का था। ये हमारे दूसरे कॉलम का था बच्चों, तो ये दूसरे कॉलम का था, दूसरे कॉलम का था, दूसरे कॉलम का था। ये तीसरे कॉलम का था, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, तो ये आपका एक आव्यूह का निर्माण हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी आप लंबा चौड़ा आव्यूह बना सकते हैं। ये मान लीजिए मानक रूप है आव्यूह का। ठीक है, अवयवों को प्रतिष्ठित मतलब एक प्रकार से व्यापक अवयव यदि हम व्यवस्थित करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से कई सारे अवयव इसको हम अंदर डाल सकते हैं। ये जो पहला अक्षर बताता है वो पंक्ति को बताता है, दूसरा जो अक्षर है वो स्तंभ को बताता है। यानी पहले पंक्ति का है और पहले स्तंभ का। 1 2 का मतलब पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ का, 1 3 का मतलब पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ का। भाई ये पहला पंक्ति है ना, इसलिए 1 1 1 है। ये आपका पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो स्तंभ बदला लेकिन पंक्ति तो वही है। फिर दूसरे पंक्ति की बात किया तो स्तंभ भी बदल जाते हैं। यहाँ पे तीसरे पंक्ति की बात की हमने, तो m जो है ये बताता है पंक्ति। क्या बताता है बच्चों? पंक्ति। और n जो है ये बताता है स्तंभ। स्तंभ का मतलब कॉलम और पंक्ति का मतलब रो। चीज़ें क्लियर है भाई? पंक्ति और स्तंभ को थोड़ा सा बारीकी से समझना जरूरी है। m पंक्तियां, m में मतलब एक पंक्ति भी हो सकता है, 2 पंक्ति भी हो सकता है, 3 पंक्ति भी हो सकता है, 4 पंक्ति भी हो सकता है। इसको हम आव्यूह को पढ़ेंगे कि 3/3 का आव्यूह है या 3 गुणा 3 का आव्यूह है। ठीक है, 3 गुणा 3 यानी m गुणा n या m/n जिसे पढ़ा जाता है। अब क्रॉस नहीं पढ़ना, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ऐसा नहीं है। तो m क्रॉस n का आव्यूह कब कहलाएगा? क्रॉस आपको नहीं पढ़ना तो m/n पढ़ सकते हैं। या m गुणा n आव्यूह किसे बोलेंगे बच्चों? कि m गुणा n का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये 3 गुणा 3 का आव्यूह है, मतलब 9 अवयव है, 3 त्रिकाई 9। तो m गुणा n का मतलब ये है कि m में जितने अवयव हों, n में जितने अवयव उसका गुणा कर दो तो उसकी कुल राशि आ जाएगी कि हाँ यार 9 राशियां हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि इसमें टोटल 9 राशियां हैं, तो हाँ भाई 9 राशियां हैं। और 9 राशियों को हम एक पंक्ति के रूप में और स्तंभ के रूप में आयताकार रचना कर दें तो आपका m गुणा n आव्यूह कहलाता है, m/n आव्यूह कहलाता है। कुछ समझ में आया? वही चीज़ें कुल मिला करके घुमा फिरा करके हम वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई m गुणा n का मतलब ये हुआ कि m गुणा n का मतलब mn। तो mn जितनी राशियाँ हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से पंक्ति के रूप में और स्तंभ के रूप में हम आयताकार रचना का रूप दे दें तो भाई हमारा m गुणा n का आव्यूह कहला जाता है, जिसमें m पंक्तियाँ होती हैं, n स्तंभ होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो पंक्ति होती हैं उसमें कितने अवयव होंगे? जितने उसके स्तंभ होंगे। ये चीज़ें क्लियर रखना, ठीक है। और यदि स्तंभ की बात करें उसमें कितने अवयव होंगे स्तंभ में? जितने कि उसमें आपके पास पंक्ति होंगी। ये चीज़ होता है। कुल राशि जो होता है mn का मतलब यही होता है कि m गुणा n कर देंगे, 3 गुणा 3 जैसा किया तो 3 त्रिकाई 9 कुल राशि उसकी कहला जाती है। ठीक है, संकेतन की बात करें तो आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ही हम संकेत के रूप में प्रयोग करते जाएंगे बच्चों। चीज़ें क्लियर? आगे हम चलते हैं अब आव्यूह के प्रकार में। क्रम बाय क्रम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा ये पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे भाई? जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, केवल और केवल एक पंक्ति हो।
एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं एक ए कैपिटल लेटर से दर्शा दिया और एक पंक्ति बना दी जिसमें एक अवयव 1 है, 2 है, कामा नहीं लगाना बच्चों, कामा बिल्कुल नहीं लगाना है, 3 है, -8 है, 12 है। इसमें कितने हैं बताओ? तो एक ही पंक्ति है लेकिन अवयव कितने? 1 2 3 4 5, 5 आपके पास स्तंभ हैं। भाई पंक्ति तो एक ही है लेकिन ऐसा जब हम चलेंगे तो 5 है, भले उसमें एक एक अवयव है, इससे मतलब नहीं है हमको। लेकिन यहाँ पर 1 गुणा 5 का हमारा अवयव है, यानी 1/5, यानी 1/5 का आपको मैट्रिक्स यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी आप दे सकते हो, जैसे मैंने कहा एक दूसरा है जिसमें A-V-C है, मतलब एक ही पंक्ति है लेकिन आप इसमें देखो स्तंभ कितने हैं? 3 है। इस क्रम का ये आपका क्या है? पंक्ति आव्यूह है। यानी वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है बच्चों, उसे हम पंक्ति आव्यूह के नाम से जानते हैं। इसके बाद स्तंभ आव्यूह की परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से पंक्ति आव्यूह में केवल और केवल एक पंक्ति था, उसी प्रकार स्तंभ आव्यूह में केवल और केवल एक स्तंभ होगा। स्तंभ का मतलब होता है कॉलम बच्चों, COLUMN। मैट्रिक्स का MATRICES, यही होता है ना, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा कि वह आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम, जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपका A है और इसमें केवल और केवल स्तंभ है बच्चों, एक ही स्तंभ है। यहाँ पर दे दिया 1 2 5 8, तो ये आपका ठीक है। देखो पंक्ति कितना है? स्तंभ 1 और पंक्ति आपके पास 1 2 3 4, तो 4 पंक्तियां हैं, स्तंभ 1, तो 4 गुणा 1 का आव्यूह कहलाएगा। 4 गुणा 1 का ये क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। और मैं आपको B बराबर और एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे मैंने कहा ABCD, तो ये बच्चों कितने का है? यहाँ पर आप देखो पंक्ति 4 मानकर चलेंगे, 1 2 3 4, और ऊपर से नीचे 1 है, मतलब एक स्तंभ है, यानी 4 गुणा 1 का आपका आव्यूह होगा। तो केवल और केवल जिसमें एक स्तंभ हो, एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका शून्य आव्यूह क्या कहलाएगा बच्चों? शून्य आव्यूह का मतलब जितने भी अवयव हों आव्यूह के अंदर, प्रत्येक का मान शून्य हो, मतलब शून्य से ही मिलकर बना हो, तो आपका वो शून्य आव्यूह कहलाएगा। तो ये परिभाषा भी मैंने लिख दिया भाई साहब कि शून्य आव्यूह क्या कहलाएगा। एग्जाम्पल तो आप कहोगे कि सर एग्जाम्पल बिना तो हम समझेंगे ही नहीं। मैंने कहा यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये लो 0 ही 0, केवल 0 और 0 0 से ही बना है भाई। ये तो हमारे 3 गुणा 3 का ही आव्यूह है, यानी 3/3 का ही आव्यूह है, लेकिन एक शून्य आव्यूह है क्योंकि इसमें प्रत्येक जो भी अवयव हैं, जितने भी अवयव हैं वो बच्चों केवल और केवल शून्य से बने हैं। देखो जरा, ये शून्य ही, जितने भी अवयव, प्रत्येक अवयव यदि शून्य हो तो आपका वो शून्य आव्यूह कहलाएगा। अगला जो हमारा बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह किसे बोलेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों समान है, तो आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह, वर्ग मतलब जितने आपके पास पंक्ति हो उतने ही आपके पास स्तंभ हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जैसे मैंने कहा A है, इसमें केवल और केवल एक अवयव है, एक इसमें आपका पंक्ति भी है, एक कॉलम भी है। दूसरा मैं दे देता हूँ B है, इसमें मैंने कहा 1 2 3 और 4, 2 पंक्ति और 2 कॉलम है, फिर भी ये आपका ये मैं कहा कि 1 गुणे 1 का है और ये 2 गुणा 2 का है, तो ये आपका क्या है? वर्ग आव्यूह है। मैंने तीसरा आव्यूह ले लिया, इसमें A B C D E F G H I, इसमें 3 गुणा 3 का ये आव्यूह है, 3 गुणा 3 का, लेकिन जितने पंक्ति हैं, 3 पंक्तियां तो 3 स्तंभ भी हैं, 3 पंक्ति तो 3 स्तंभ भी हैं, इसलिए आपका ये क्या कहलाया बच्चों? क्या कहलाया? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में ये नोट करके रखना कि जितने आपके पास पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ होने चाहिए, वो आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है।
अगला नंबर है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम विकर्ण आव्यूह के नाम से जानते हैं। विकर्ण आव्यूह में हमेशा जो आव्यूह होता है उसमें दो विकर्ण होते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि विकर्ण आव्यूह कब कहलाएगा, जिसमें विकर्ण में अवयव हो। जैसे यहाँ पे मैं 3 कर दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 कर दिया। इसमें एक विकर्ण है जिसमें आपके पास अवयव है, बाकी शून्य। किसी एक विकर्ण में ही अवयव होना चाहिए, मुख्य विकर्ण जिसे बोलते हैं, ये मुख्य विकर्ण है। और इसके अलावा विकर्ण के अलावा सभी अवयव यदि शून्य हैं तो आपका वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे बी नंबर का इसका मुख्य विकर्ण, दो ही विकर्ण होते हैं, एक मुख्य होता है बच्चों और एक दूसरा होता है। जैसे हम यहाँ पर बात कर लें, 1 है, 0 है, 0 है, फिर यहाँ पर मैं कह देता भाई 0 है, 2 है, 0 है और 0, यहाँ 0, यहाँ 3 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका 2 गुणा 2 का आव्यूह था, ये आपका 3 गुणा 3 का आव्यूह, लेकिन मुख्य विकर्ण यहाँ पर जो आपका है उसमें अवयव हैं, बाकी तो 0 है। यानी विकर्ण आव्यूह कब कहलाएगा कि कोई भी वर्ग आव्यूह हो। वर्ग आव्यूह का मतलब यही कहलाता है जिसमें आपके पास पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो। इसमें पंक्ति स्तंभ समान है, इसमें भी पंक्ति स्तंभ समान है। इसमें आपका जो मुख्य विकर्ण है इसके अलावा सभी अवयव जो हैं वो शून्य से निर्मित है। देखो एक यहाँ पे 0 3, यहाँ पे 0 3, केवल 3 ही अवयव जो विकर्ण में है उसे हम बोल सकते हैं बच्चों विकर्ण आव्यूह। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि भाई ये डायगोनली है, मतलब DIAG है, और इसका जो आव्यूह बना 3 और 5 है शॉर्ट फॉर्म में। इसका हम यदि डायगोनली यानी विकर्णतः, इसको हम कह सकते हैं आपका 1 से मिलकर बना है, 2 और 3 से। ठीक है, ये चीज़ आप कह सकते हो। इस प्रकार आप इसको सूक्ष्म रूप में लिख सकते हो, तो समझने वाला समझ जाएगा कि भाई ये विकर्ण आव्यूह के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? तो विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल आपका मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हों और बाकी विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव हैं केवल शून्य से हैं, है ना। मतलब वहाँ पर अन्य कोई, जैसे अंक की बात करूँ, वो उपस्थित ना हो। अदिश आव्यूह के बारे में किया जाए कि जैसे विकर्ण आव्यूह तो आपने समझ लिया कि केवल विकर्ण में अवयव हो, लेकिन यदि विकर्ण में समान अवयव हो जाए, यदि विकर्ण में समान अवयव हो जाए, जैसे a बराबर, मैंने कहा विकर्ण में समान है, मैंने कहा यहाँ 5 है, ये 0 है, 0 है, ये 0 है, ये भी 5 है, 0 है, और 0 0 ये 5। तो देखो जरा विकर्ण है, 3 गुणा 3 का आव्यूह है, लेकिन इसमें विकर्ण में सभी समान अवयव है, बाकी शून्य होना चाहिए। विकर्ण में विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव शून्य से बने हो भाई, ऐसा नहीं हो कि अब अदर अवयव भी हो वहाँ पे, ऐसा नहीं है। विकर्ण में समान अवयव हो और बाकी शून्य हो। जैसे मैंने कहा 2 गुणा 2 का बनाओ भाई, तो मैंने कहा यहाँ पर 2 है तो ये 0 है, और ये 0 है तो 2 है, बस। तो ये आपका 2 गुणा 2 का आव्यूह कहला गया। क्या बच्चा? 2 गुणा 2 का आव्यूह कहला। तो अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह किसे बोलेंगे? जिसके विकर्ण में, यहाँ पर देखो जरा, विकर्ण के समान अवयव होंगे, जो भी अवयव हो समान हो, विकर्ण में समान अवयव हो और बाकी विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव शून्य हो, वो आपका अदिश आव्यूह कहलाएगा। जिसका यदि मैं आपसे कह दूं स्केलर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे बच्चों? SCALAR, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको कुछ बुक्स में ऐसा मिल जाएगा मैट्रिक्स का मीनिंग MATRICES मैट्रिक्स, तो आप कंफ्यूज मत होना, या MATRIX भी लिख सकते हो, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, नहीं तो पता चले बाद में गाली भी मिलने लग जाए। यहाँ पर देखो मैट्रिक्स CES भी लिखा है, और बाकी आप फिर नीचे चलोगे जब आप, तो ये मैट्रिक्स आव्यूह। ठीक है, तो लीडर के लिए अलग सा प्रयोग किया है और बाकी छुटपुट बच्चों के लिए अलग सा प्रयोग। जैसे अच्छे लोगों के लिए नाश्ता सुपर व्यवस्था कर दिया जाता है, बाकी लोगों के लिए ऐसे ही नाश्ता दे दिया जाता है। ऐसे गाँव में चलता है, कभी कभी आप लोग देखोगे। चलो अगला नंबर देखो, इकाई या तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, या तत्समक आव्यूह, ये आपका तत्समक आव्यूह है। ठीक है, इकाई या तत्समक आव्यूह, इसमें सेम अदिश आव्यूह के ही जैसे है, लेकिन जैसे अदिश आव्यूह में समान अवयव थे, इसमें जो एक मुख्य विकर्ण होगा उसका जो अवयव है वो इकाई होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं वह अदिश आव्यूह
वह अदिश आव्यूह, आव्यूह का ही है, वह अदिश आव्यूह जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण, प्रत्येक जो आपका मुख्य विकर्ण है उसके जो भी अवयव हैं बच्चों एक हैं, ठीक है, तो वो आपका इकाई आव्यूह कहलाता है। इकाई आव्यूह कब कहलाएगा? जब उसके अवयव विकर्ण में केवल और केवल एक हो तो आपका आइडेंटिटी कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर एक ए बराबर ऐसा दे सकते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका बच्चा इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाएगा। इसके अलावा भी आपके सिलेबस में क्षैतिज आव्यूह या कि आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। क्षैतिज आव्यूह किसे बोलेंगे? जिसमें क्षैतिज की संख्या आपके पास यहाँ पर देखो जरा, क्षैतिज में अवयव ज़्यादा हो, है ना। जो आपका 8वां नंबर होगा बच्चों वो क्षैतिज आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। और जो आपका अगला होगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। मुख्य रूप से हम चर्चा करते हैं जो समझना जरूरी है। अब जो समझना ही जरूरी नहीं है तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, जो आपका क्षैतिज आव्यूह है कहलाएगा जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। क्षैतिज आव्यूह में क्या बोलेंगे? स्तंभ अधिक हो, स्तंभ की संख्या अधिक हो पंक्ति से, पंक्ति की संख्या से। उल्टा है ना, कहोगे सर पंक्ति अधिक होना चाहिए तब क्षैतिज, ऐसा नहीं है, अपोजिट है। ये आपका क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। इसके अपोजिट में यदि स्तंभ की संख्या छोटी है बच्चों, किससे? पंक्ति की संख्या से, पंक्ति की संख्या से, तब वो आपका क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह कब कहलाएगा? जब आपके स्तंभ की संख्या क्या है? अधिक हो। क्षैतिज किससे? मतलब क्षैतिज से। क्षैतिज आव्यूह कब कहलाएगा? पंक्ति से अधिक हो स्तंभ, तब आपका क्षैतिज। और ऊर्ध्वाधर कब कहलाएगा? जब स्तंभ की संख्या कम हो। सिंपल है, चीज़ें क्लियर। इसको कहोगे सर एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो क्षैतिज की मैं बात कर दूं तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसमें कितने पंक्ति हैं? 2, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 5। देख सकते हो आप लोग। तो ये हमारा क्षैतिज कहलाया। इसमें स्तंभ की संख्या अधिक है, ये स्तंभ है ऊपर से नीचे। दूसरा हमने ले लिया A B C D E F G H। ये हमारा भैया कितना पंक्ति है? 4 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो इसमें पंक्ति की संख्या अधिक है, स्तंभ कम है, तब ये आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल से हमने समझा दिया। और अब जो हमारा स्टार्ट होगा बच्चों वो प्रश्नावली से स्टार्ट होगा। प्रश्नावली के पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करते हैं जो कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, पूरा बेसिक चलेगा। और कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो काम का नहीं होता भैया, उसमें हम चर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो 3.1 केवल खात्मा होगा एक ही लेक्चर में, इसलिए अगले लेक्चर में हम बेहतर आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ टेलीग्राम में ज्वाइन करना ना भूलें।